हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार में शासन प्रबंध। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार का ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े थे और वो 16 महाजनपद जो थे उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन हुआ उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और मगध पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मगध 16 महाजनपदों में से उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिला शामिल था? तो पटना और गया। यानी कि जो मगध था वो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ और उस टाइम इसके अंतर्गत पटना और गया जिला इसमें शामिल था। अब अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी प्रारंभ में राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह हुई और कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। अब मगध की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उस टाइम का जो मगध था उसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम लोग देखें तो इसकी सीमा जो थी उत्तर में गंगा से दक्षिण में विध्वंस पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यानी कि जो बिहार का अगर हम नक्शा देखें, मान लीजिए ये बिहार है, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है और पटना जो है इस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ पे, और इधर से सोन नदी जाती है। तो बोल रहा है कि गंगा से उत्तर में गंगा से दक्षिण में विध्वंस, यानी कि ये गंगा से और विध्वंस पर्वत तक, और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मगध में कौन कौन से राज्य मिलाए गए, यानी कि जो मगध साम्राज्य था शक्तिशाली हुआ और उसमें और कौन कौन से राज्य मिलाया गया है उसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला है अंग। अंग जो है इसको बिंबिसार ने मिलाया था मगध में। दूसरा है कौशल और वैशाली, इन दोनों को अजातशत्रु ने मिलाया था। ये बिंबिसार और अजातशत्रु कौन है? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है अवंती। अवंती को किसने मिलाया? तो अवंती को शिशुनाग द्वारा मगध में मिलाया गया था। फिर आता है कलिंग, इसको महापद्मानंद ने मगध में मिलाया था। अब हम आगे देखते हैं कि मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश, यानी कि मगध पे जितने वंशों ने शासन किया था उसको हम लोग सिलसिलेवार देखें तो सबसे पहला है बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ये मगध पे शासन करने वाले पहले राजवंश थे। नेक्स्ट देखते हैं अब मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश ने मगध पे शासन किया। तो उसमें है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। इसके बाद विदेशी शासक आए और फिर गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद जिसको हम लोग गुप्तोत्तर वंश बोलते हैं, उन लोगों ने शासन किया। अब मगध का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है उसको अगर हम देखें तो मगध का उल्लेख दीपवंश, महावंश, पुराण, अथर्ववेद में हुआ है। दीपवंश, महावंश ये दोनों बौद्ध ग्रंथ है। फिर पुराण और अथर्ववेद, यानी कि इन चारों में मगध का उल्लेख किया गया है। अब हम वंश की बात करें तो सबसे पहला जो वंश था बृहद्रथ वंश, इसके बारे में हम देखें तो बृहद्रथ जो था वो बृहद्रथ वंश का संस्थापक था और प्रतापी राजा था। और ये जो मगध वंश का प्रतापी शासक जो बृहद्रथ था, इसका उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, मतलब बृहद्रथ वंश की स्थापना या फिर इसका संस्थापक जो बृहद्रथ था, इस सब के बारे में हमको कहाँ से मिलता है? तो महाभारत एवं पुराणों के अनुसार ये हमें प्राप्त होता है कि बृहद्रथ ने स्थापित की थी और मगध वंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ था। अगर हम बृहद्रथ के पिता की बात करें तो पिता जो थे चेदीराज वसु थे। नेक्स्ट देखते हैं बृहद्रथ वंश में बृहद्रथ का जो पुत्र था वो जरासंध था।
ये भी मगध का प्रतापी सम्राट था। और इसका जो उल्लेख है महाभारत में किया गया है, मतलब महाभारत का जो पहला नाम है जय संहिता, उसके अनुसार ये बताया गया है कि बृहद्रथ का पुत्र राजसंग था, जो मगध का प्रतापी सम्राट था। अब जरासंध वध के पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया। जरासंध जब मर गया, मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया, तो बाद में कौन आया? तो बाद में सहदेव मगध का शासक हुआ। और सहदेव के बाद 32 राजाओं ने मगध पे शासन किया। यानी कि इसके सहदेव के बाद 32 राजाओं ने शासन किया, इसका उल्लेख हमें मिलता है। और अगर लास्ट पूछा जाए कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो था रिपुंजय। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, तो रिपुंजय था। और इसकी हत्या जो है एक मंत्री ने कर दी थी, पुलिक नाम के मंत्री ने, और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। तो नाबालिग पुत्र की हत्या एक सामंत ने कर दी। दरअसल वो सामंत जो थे, जिनका नाम भटिया था, वो नाराज हो गए और नाराज होकर के ये जो नाबालिग पुत्र था उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। मगध राजा भटिया का पुत्र बिंबिसार था। अब ये जो भटिया है इसी का पुत्र बिंबिसार था, और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश, इसका प्रथम जो राजा हुआ वो है बिंबिसार। कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार द्वारा किया गया। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक, अगर ये पूछा जाए कि मगध साम्राज्य, हालांकि मगध पे शासन करने वाला पहला बृहद्रथ वंश था, लेकिन अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो हो गया बिंबिसार। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो बिंबिसार के ही साथ हुआ। अब आगे देखते हैं कि सिहली के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्प आयु में मगध का शासक बना। यानी कि जो बिंबिसार राजा बना जब, तो उसकी आयु कितनी थी? तो मात्र 15 वर्ष थी। और उन्होंने कितना वर्ष तक शासन किया? तो उन्होंने 52 वर्ष तक शासन किया। अब जब बिंबिसार राजा हुआ तो उसकी राजधानी क्या थी मगध की उस टाइम? तो उस टाइम थी ग्रीवराज, जो बाद में राजगिरी को बना दिया गया। और बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार कैसे किए? तो वैवाहिक संबंध और विजय द्वारा। यानी कि इन्होंने दोनों विधि अपनाए। ये पहले ऐसे राजा हुआ जो अपने राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को भी अपनाया और विजय के द्वारा भी प्राप्त किया। इन्होंने 3 शादियाँ की थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली जो शादी थी महाकोसला से इन्होंने की, और महाकोसला जो थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इनके श्रृंगार के लिए इनके भाई प्रसेनजीत ने काशी को दहेज के रूप में दिया था। और उस काशी से अगर हम वार्षिक आय की बात करें तो 1 लाख प्राप्त होती थी। यानी कि जो दहेज में उस समय काशी इन्होंने दिया था, उससे वार्षिक आय 1 लाख की होती थी। दूसरी शादी बिंबिसार ने चेलना वैदेही से की, और ये कौन थी? तो ये बज्जी राजा चेटक की पुत्री थी। और इन्हीं से अजातशत्रु का जन्म हुआ। यानी कि बिंबिसार का जो बेटा अजातशत्रु है, उनकी मम्मी का नाम चेलना वैदेही है, और अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। हम लोग बिंबिसार के बाद अजातशत्रु को ही पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इनको कुड़िक क्यों कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की ही हत्या करके राजगद्दी को संभाला था। तीसरी शादी जो बिंबिसार ने की वो है क्षेमा से। क्षेमा जो मद्रकुल की राजकुमारी थी, मद्रकुल यानी कि मध्य पंजाब की राजकुमारी। इनके जो पुत्र थे हल और बेहल थे। आगे हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार जो थे वो कौन से धर्म अपनाए हुए थे। तो शुरू में यानी कि आरंभ में वो जैन धर्मावलंबी थे। और ह्वेनसांग जो है बिंबिसार मार्ग और बिंबिसार पुल का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग जो चीन से था और अपना इंडिया में आया हुआ था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बिंबिसार मार्ग और बिंबिसार पुल का उल्लेख किया है। अगर हम बिंबिसार के कृषि कार्य के राज्य में कृषि कार्य जो हो रहा था उसके कर की बात करें, तो ये जो कर लेते थे भूमि कर, वो उपज का 1/6 भाग लेते थे। और बिंबिसार को श्रेरिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने अस्थायी सेना रखना आरंभ किया। यानी कि ये प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने अस्थायी सेना रखा, इसीलिए इनको श्रेरिक कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है हमें जैन साहित्य से मिलती है।
आगे है कि युद्ध में पहली बार हाथी का प्रयोग इन्होंने ही किया था, यानी कि युद्ध में पहली बार हाथी का प्रयोग बिंबिसार ने ही किया था। बिंबिसार ने अंक को जीता और जीत कर उसे मगध में मिला लिया। तब क्वेश्चन ये उठेगा कि बिंबिसार ने अंक को जीता तो अंक के शासक उस समय कौन थे? तो उस समय अंक के शासक ब्रह्मदत्त थे और बिंबिसार ने अंक को जीता और मगध में मिला लिया और मगध में मिलाने के बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम यानी कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, इन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की 528 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के समय वैशाली की नगर वधु अम्रपाली इन्हीं की तरह राजगीर की नगर वधु सालवती बनाई गई थी। हालांकि सालवती अपना चार्ज ज़्यादा लेती थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दिया। ये जो बिंबिसार थे और चंड प्रदोत थे, इन दोनों में पहले दुश्मनी थी, लेकिन आगे जाकर ये दोनों मित्र बन गए और इनके इलाज के लिए, इनको डायरिया हो गया था शायद, तो उनके इलाज के लिए ये अपने बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उनके साथ। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। यानी कि इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो भी थे उनकी स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध के साथ लगा दिया था। और जीवक ने कश्यप संहिता की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देगा कि कश्यप संहिता की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जीवक ने। और जीवक कौन था? तो बिंबिसार की राजदरबारी और राजवैद्य था। अंत में हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जब बिंबिसार की हत्या हो गई तो इनकी जो पहली पत्नी थी प्रसेनजित की बहन, वो इनके मरने के शोक में खुद मर गई। तो ये था बिंबिसार से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।